स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है चंदन शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी IQ की यूट्यूब चैनल पे। आज है 18 दिसंबर, संडे का दिन है। हमने पिछले एक हफ्ते में काफ़ी सारे एडिटोरियल्स और न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस किया और आपके साथ लाइव सेशंस के थ्रू उनको एनालाइज किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको वो PDFs मिल गए हैं और आप उनको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि संडे का दिन रिवीजन के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। अगर आपको अभी भी PDFs लेने में, एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो लेट मी रिमाइंड यू दैट इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप वो सारे PDFs को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई पर्सनल डाउट आ जाता है, तो मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं इस इंस्टाग्राम हैंडल पे hello.chandansharma। अदर देन दैट, टीम स्टडी IQ इज अवेलेबल फॉर यू एवरीवेयर ऑल द टाइम। हम लोग इन अलग अलग हैंडल्स के ऊपर आपके लिए अवेलेबल हैं। सो फॉलो अस ऑन दीज हैंडल्स, फॉलो अस ऑन दी सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ताकि आप एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या कोई कोर्स या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज आपकी स्टडीज से रिलेटेड आती है तो आप उसके साथ टच में रहें। हैविंग सेड दैट, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो आज का लेक्चर स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम करेंगे मेंस की आंसर राइटिंग। लेकिन हम मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे टुवर्ड्स द एंड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मेंस का क्वेश्चन है वो बेसिकली हमने ऑलरेडी उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल पिछले कुछ सेशंस में कवर कर लिया था। सो टुडे यू विल एक्चुअली सी कि मेंस आंसर लिखते कैसे हैं। वी विल सॉल्व द मेंस आंसर टुडे। ठीक है, पूरा सोल्यूशन बताया जाएगा आपको और यही पर्टिकुलर स्टेप्स आप अपने लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो आज आपके साथ डिस्कस करने बनते हैं। दीज इश्यूज आर रिलेटेड विद न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू जो हाल ही में US में हुआ, एंड द सेकंड इज रिलेटेड विद क्लाइमेट फाइनेंसिंग। ठीक है, ये काफी न्यूज में थे, इस पे आर्टिकल्स भी आए, बट आई डिड नॉट वांट टू रश इन दीज टू टॉपिक्स। ठीक है, ये एनालिसिस मांगते हैं और एक ठहराव के साथ इसको अगर कवर किया जाएगा तो एकदम क्रिस्प कंटेंट आपके पास आएगा, क्रिस्प स्टडी मटेरियल आपके पास आएगा जो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो रिवाइज करना आसान होता है। ठीक है, एंड यू विल गेट टू सी दिस कि किस तरीके से ये क्रिस्प मटेरियल आपका काम आ सकता है। ठीक है, तो हेडलाइंस अगर देखें तो ये था अंडरस्टैंडिंग द फ्यूजन एनर्जी ब्रेक थ्रू अनाउंस्ड बाय US साइंटिस्ट। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अगर हम इसका लिंक बनाना चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिस थिंग डील्स विद एनर्जी एंड ऑल्सो द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज इन न्यूज। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन, क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एटसेट्रा, ये सारी चीजें पूछते रहते हैं। सो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, दिस हैज बीन इन न्यूज एंड दिस पर्टिकुलर ब्रेक थ्रू, दिस इज रियली बिग, रियली समथिंग बिग। ठीक है, आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल क्राइसिस चल रहा है, एंड ऑयल इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो उस लिहाज से एनर्जी क्राइसिस भी चल रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस का सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये टेक्नोलॉजी हमें वो सोल्यूशन दे सकती है, तो इस डोमेन में वो फॉल करता है। सिलेबस में अगर आप ढूंढेंगे एग्जैक्ट फ्रेज तो ये मिल जाएगी आपको। राइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि बेसिकली हुआ क्या है। कैलिफोर्निया में देयर इज अ लेबोरेटरी नेम्ड लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है, इसका नाम याद होना चाहिए। इट माइट बी आस्क्ड इन UPSC इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, उसके बीच में ये नाम दिया हो सकता है। और आप में से बहुत से लोग दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल AFCAT, CAPF एंड CDS एटसेट्रा, तो वहां पे भी डायरेक्टली इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। इवन स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट, तो इस पर्टिकुलर लेबोरेटरी ने अभी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अटेन की है, और वो अचीवमेंट है कि बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में उन्होंने नेट गेन ऑफ एनर्जी अचीव किया है। अब आप पूछोगे कि ये नेट गेन ऑफ एनर्जी किस तरह से आया, क्या ये चीज कोई न्यू है? न्यूक्लियर एनर्जी तो पहले भी थी और नेट गेन ही हो रहा होगा ना एनर्जी का, तभी हम उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के दो मेन प्रोसेसेस हैं। एक है न्यूक्लियर फिजन और एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? दिस इज न्यूक्लियर फिजन, FISSION। और आज की डेट में जो दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी बनती है वो सिर्फ न्यूक्लियर फिजन को यूज करके वो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। राइट, फ्यूजन को यूज नहीं किया जाता। फ्यूजन को बम बनाने में यूज बेसिकली किया जाता है, क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल रिलीज ऑफ एनर्जी करती है, और बॉम्ब बनाने में जितनी एनर्जी अनकंट्रोलेबल रहेगी उतना ही बॉम्ब डिस्ट्रक्टिव होगा। सिविल पर्पस के लिए, सिविल यूज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एनर्जी के लिए फिजन का इस्तेमाल होता है। यहां पे हेवियर एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम, इनको स्प्लिट किया जाता है इनटू लाइटर एलिमेंट्स इन कंट्रोल्ड मैनर। एक बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से दो हैवी एलिमेंट्स को
स्प्लिट किया जाता है इनटू लाइटर एलिमेंट्स। इस स्प्लिट होने की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी से पानी गर्म होता है, वो पानी भाप बनता है और टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, राइट। हीट इसमें भी प्रोड्यूस होती है, वही हीट ही पानी को यूज करके आगे टरबाइन घुमाती है, ठीक है। लेकिन ये न्यूक्लियर एनर्जी है तो बहुत छोटा अमाउंट ऑफ फ्यूल, बहुत छोटा सा किलोग्राम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। जहां न्यूक्लियर फिजन में दो हेवी एलिमेंट्स स्प्लिट होते हैं, ठीक है, हेवी एलिमेंट स्प्लिट किया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ हेवी एलिमेंट्स दे स्प्लिट इनटू लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है, एक न्यूक्लियस स्प्लिट करता है। फ्यूजन में दो लाइटर एलिमेंट के जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, राइट। आपका होमवर्क रहेगा कि एनसीईआरटी में 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर जो है वो ये पर्टिकुलर रिएक्शंस बताता है। उन रिएक्शन की इक्वेशंस एक बार जरूर देख लेना, स्टेट एग्जाम्स अगर आप में से कुछ लोग दे रहे हैं उनके काम आ सकती है। यहां पे क्योंकि फ्यूजन हो रही है तो वो एक हैवियर एलिमेंट बनता है और यहां पे जो रिलीज ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है और जो रेडिएशन का रिस्क है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, रेडिएशन का रिस्क न्यूक्लियर फ्यूजन में एज कंपेयर टू फिजन कम रहता है। न्यूक्लियर फिजन में फिजाइल मटेरियल एक बाय प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट मटेरियल बनता है, उसकी स्टोरेज और उसको डिस्पोज ऑफ करना एक चैलेंज रहता है सरकारों के लिए, जबकि फ्यूजन में ये रिस्क रिलेटिवली, इट्स नॉट कंप्लीटली वैनिश, ठीक है, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो रहा, बट रिलेटिवली ये रिस्क कम रहता है एज कंपेयर टू फिजन। अब आपको ये दो प्रोसेसेस पता लग गए न्यूक्लियर एनर्जी के, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, और इसमें आपको समझना होगा कि फिजन को ही हम यूज करते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि हमें जो ये टू एलिमेंट्स को आपस में फ्यूज करवाना है, ताकि ये चीज हो सके, ताकि वो दो एलिमेंट्स फ्यूज कर सकें, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, इतना ज्यादा कि दैट टेम्परेचर इज नियरली 10 टाइम्स मोर देन द कोर टेम्परेचर ऑफ सन। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितनी ज्यादा हीट चाहिए होगी दो पर्टिकुलर लाइटर एलिमेंट्स के न्यूक्लियस को फ्यूज करवाने के लिए। अब क्योंकि ये चीज अचीव करनी बहुत मुश्किल है, तो अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे रिगार्डिंग न्यूक्लियर फ्यूजन से प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी को, उसमें होता क्या था कि जितनी एनर्जी दी जाती थी इस रिएक्शन को करने के लिए, जो एनर्जी रिटर्न में प्रोड्यूस हो रही थी वो बहुत कम थी। तो इसका मतलब कि नेगेटिव जा रहा था, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की तरह यहां पे हो रहा था कि एनर्जी हमें बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है, लेकिन उस रिएक्शन के बाद जो एनर्जी बन रही है वो जो हमने एनर्जी दी उससे कम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम की वजह से फ्यूजन को यूज नहीं किया जाता अनलेस एंड अनटिल आपने बॉम्ब बनाना हो। बॉम्ब में तो आप एनर्जी थोड़ी दे के अगर दुश्मन का नुकसान करना चाहो तो वो कर सकते हो, एंड फॉर्चुनेटली सिर्फ 2 ही बार इसका इस्तेमाल किया गया ऐसी टेक्नोलॉजी का, ठीक है, लेकिन सिविल पर्पस में ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो कमर्शियली ऑब्वियसली ऐसी चीज कमर्शियली फिजिबल नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद भी बेस्ट केस सिनेरियो क्या बना कि जितनी एनर्जी दी उतनी ही प्रोड्यूस होगी। अब इसका भी क्या फायदा, अगर हम एनर्जी दे रहे हैं उससे ज्यादा अगर बने तो फायदा है, तभी वो कमर्शियली वायबल है, ठीक है। आप अगर अपना बिजनेस लगाते हैं, आप 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 1000 रुपए मिले आपको तो फायदा है बिजनेस लगाने का। अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करके बस 100 ही कमा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, और 100 रुपए इन्वेस्ट करके अगर 90 कमा रहे हैं वो तो घाटे का सौदा हुआ, ठीक है। तो यहां पे भी कुछ उसी प्रकार की सिचुएशन चल रही है, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ लग गई है कि 2 तरीके के प्रोसेसेस हैं, उसमें से एक यूज किया जाता है, जो नहीं यूज किया जाता उसका कारण ये है आपके सामने, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब बेसिकली जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें जो हमने बात की कि इनिशियली एक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तक पहुंचना होता है टू इनिशिएट द प्रोसेस, उसमें क्या हो रहा है कि उसमें बेसिकली एक टर्म आपको याद होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्यूजन। जो हाई टेम्परेचर इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए पहुंचना होता है, वो प्रोसेस को, उस हाई टेम्परेचर तक पहुंचने वाले प्रोसेस को कहा जाता है इनर्शियल फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर इनर्शियल फ्यूजन को अचीव करने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका है यूजिंग लेजर बीम और दूसरा तरीका है बाय यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी है जिसने अभी अचीवमेंट की बाय मेकिंग नेट पॉजिटिव गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन, उसने यूज की लेजर बीम टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेजर बीम टेक्नोलॉजी से इट वाज एबल टू रीच अ वेरी हाई टेम्परेचर, जिसने रिएक्शन स्टार्ट किया और अल्टीमेटली जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई
वो इनिशियल गिविंग एनर्जी से ज्यादा थी, जो इनिशियल एनर्जी उसको दी गई थी उससे ज्यादा थी, राइट। जबकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है, लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी यहां पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी लेजर बीम को यूज करके। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, और इसमें जो सबसे आगे है उसमें एक संस्था है जिसका नाम है ITER ऑफ सर्दर्न फ्रांस, ठीक है, ITER ऑफ सर्दर्न फ्रांस। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इसकी फुल फॉर्म जरूर ढूंढना। ये फ्रेंच में इसकी शॉर्ट फॉर्म ITER बनती है, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम कुछ और होगा। ये आपका रहेगा होमवर्क, और अपने नोट्स में इसको जरूर ऐड कर लेना। अब इस संस्था में इंडिया भी इसका पार्टनर है, और आज से नहीं, सन 2005 से इसका पार्टनर है। और इंडिया क्योंकि पार्टनर है, तो एक एजेंसी है जो इंडिया को इस पर्टिकुलर संस्था में रिप्रेजेंट करती है। उस एजेंसी का नाम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट एनर्जी इज इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च एंड इट इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है, राइट। ये चीज आपको समझ लग गई। अब इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के यूज से दरअसल ये पाया गया है कि एज कंपेयर टू लेजर बीम जो अभी यूज की, यहां पे हम ज्यादा लंबे समय के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यहां पे छोटे समय के लिए यूज किया गया, ठीक है। और जब ये अपने अस्तित्व में आएगी, इसको अभी प्रोड्यूस होने में इन्होंने तो देखो एक माइलस्टोन अचीव कर दिया, लेकिन ITER जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करेगा, उसको अभी एक वायबल लेवल अचीव करने के लिए, एक नेट पॉजिटिव गेन अचीव करने के लिए अभी काफी समय बाकी है। इसके ऊपर अभी बहुत काम होना बाकी है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस दिन ये इंप्लीमेंट हुआ, उस दिन इट वुड बी द बिगेस्ट मशीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यहां तक कि लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, CERN के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, LIGO के बारे में आपने सुना होगा, इनसे भी बड़ा होगा, राइट। इट विल बी द बिगेस्ट वन, ठीक है। लेकिन अभी इसने कुछ खास डेवलपमेंट नहीं की, रिसर्च इस पे चल रहा है। इसी के साथ आप सब जानते हैं कि जब इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है, वो दो धारी तलवार की तरह है। उसका जहां पॉजिटिव फायदा है कि सिविल पर्पस के लिए बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस को हम दूर कर सकते हैं, वहीं पे एक और नुकसान उसका देखने को मिलता है कि उससे मिसाइल्स और घातक हथियार बनाए जा सकते हैं। इसी वजह से, इसी रीजन से, इस हिडन एजेंडा की वजह से कुछ कंट्रीज हैं जो अपना रिसर्च बहुत तेजी से इस पर्टिकुलर चीज में कर रहे हैं। इसलिए इस मेथड के कंपैरिजन में यहां पे थोड़ा ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स भी आए। यहां पे चाइना एज यूजुअल एंड USA, ये दोनों इन्वॉल्व हैं इसके ऊपर रिसर्च करने में, और ये इस टेक्नोलॉजी का यूज पोटेंशियली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बनाने में भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली दो तरीके हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि टेक्नोलॉजी तो हमने बना ली, तो इसका मतलब क्या हम इसको कमर्शियली अब यूज कर सकते हैं? क्या एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया के खत्म हो जाएंगे? जो बिजली इतनी महंगी हमारे घरों में आ रही है, 10-10 कुछ जगहों पे 12 रुपए यूनिट भी चल रहा है, तो वहां पे क्या अब बिजली सस्ती हो जाएगी? तो फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली अभी जवाब है नहीं, अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा। इसमें व्हाट्स हैपनिंग इज कि अभी कमर्शियली वायबल होने में इसको समय लगेगा, और ये साइंटिस्ट का मानना है कि 30 से 40 साल, यानी कि 3 से 4 डेकेड्स लगेंगे इसको कमर्शियल लेवल पे इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सो वी हैव टाइम, और तब तक देखते हैं कि हम जो मौजूदा एनर्जी क्राइसिस हैं उनको किस हद तक हैंडल कर पाते हैं और उस लेवल तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। और 30 से 40 साल में एनवायरनमेंट को भी हमने सेव करना है। अगर धरती बचेगी तो वो दिन हम देख पाएंगे जब इस टेक्नोलॉजी से रिलेटिवली कम इमिशंस करके, कम हीट प्रोड्यूस करके, ग्लोबल वार्मिंग से बचते बचते इसको हम इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। सो उसमें भी टाइम है। आई होप वी गेट टू सी दैट डे, राइट। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर बनता है इसके ऊपर। यूपीएससी में इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। आने वाले दिनों में अगर कुछ और हमें इसके बारे में पता लगता है, डेफिनेटली वो एक्सप्लेन सेक्शन या एडिटोरियल सेक्शन में जरूर आएगा, राइट। तो हम आपके साथ वहां पे भी दोबारा डिस्कस करेंगे, और आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि पिछला जितना हमने कवर किया है वो आपको याद रहे। तो एक क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो, रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। तो यहां पे इसी कॉन्टेक्स्ट में ये अभी रीसेंट अचीवमेंट जो अमेरिका की लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने की है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। और स्टेटमेंट्स में जिन लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की, उनमें से कई लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा कि यहां पे हमसे गलत स्टेटमेंट पूछी जा रही है। हमने वो बताना है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग
that it is now possible to generate electricity using nuclear fusion reaction at commercial scale। तो आपको मैंने बताया अभी 30-40 साल लगेंगे, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, गलत हो जाती है और हमें गलत ही चाहिए, तो हमारे आंसर में ये दिखनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है द एक्सपेरिमेंट यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू अचीव इनर्शियल फ्यूजन। जो अभी एक्सपेरिमेंट हुई है उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि लेजर बीम का इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, आंसर में दिखनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है दैट इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन रिस्क एनर्जी जनरेटेड थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन वुड बी लेस रिस्की एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। कंपैरिजन की बात की है, ऐसा नहीं कह रहा कि उसमें बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा रिस्क, लेकिन कंपैरेटिवली न्यूक्लियर फिजन से थोड़ा कम रिस्क रहेगा। तो ये बात सही है, हमने रीड किया है, आर्टिकल में आया है, राइट, साइंटिस्ट का कहना है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, इनकरेक्ट चाहिए, आंसर में ये नहीं दिखेगी, तो हमारा आंसर यहां पे बन जाता है बी। ठीक है, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी 1 and 2 ओनली बिकॉज वी वर आस्क्ड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप इसको करेक्टली सॉल्व करें। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल जिसका टाइटल है फंडिंग द ट्रांजिशन, और ये डील करता है क्लाइमेट फाइनेंस के इशू से। इसी के साथ साथ इसको हम रीन्यूएबल एनर्जी के साथ भी लिंक कर सकते हैं। और GS3 में यू पीपल नो दैट देयर इज अ टॉपिक मेंशन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे एनर्जी एक क्रूशियल पार्ट है, और एनर्जी में फॉसिल फ्यूल्स के अलावा रीन्यूएबल सोर्सेज से भी जो एनर्जी बनती है वो भी जरूरी है। और रीन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी जो बनती है दैट इज नेसेसरी टू सेव द क्लाइमेट फ्रॉम बीइंग एडवर्सली डायनामिक। ठीक है, अगर हमारे खिलाफ डायनामिक हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के साथ भी इसका लिंक होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ग्रेव रिस्क है, इसको रोकने की जरूरत है, उसके लिए क्लाइमेट फाइनेंस हमें चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कि बेसिकली एडिटर ने क्या क्या मुद्दे बताए हैं। ये मुद्दे काफी डिफ्यूज्ड हैं, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि इन मुद्दों को एक बार नोट डाउन करके उसके बाद इनको हेडिंग जरूर दीजिएगा कि ये पर्टिकुलर मुद्दा किस चीज के साथ डील कर रहा है, सेकेंड मुद्दे का क्रक्स क्या है और थर्ड मुद्दे का क्रक्स क्या है। तो पहला मुद्दा डिस्कस करते हैं, यहां पे ये क्या कह रहे हैं। एडिटर यहां पे कह रहा है कि धरती के ऊपर एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रही हैं। इस एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन की वजह से जो इनके साथ डील करने की कैपेसिटी है, इनको टैकल करने की जो क्षमता है, वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया की जो क्षमता है इसके साथ डील करने की और जो यूएसए की रहेगी उसमें बहुत बड़ा अंतर है। राइट, ये अनइक्वल हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज एक तरीके से नहीं डील कर सकती। डेवलप्ड कंट्रीज के पास ज्यादा इक्विपमेंट्स है, ज्यादा कैपेसिटी है, ज्यादा एक्सपर्टीज है टू डील विद ऑल दीज इश्यूज, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज यहां पे लैक करते हैं। और इसका जो कारण बताया गया है वो बताया गया है एसिमेट्री इन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास फाइनेंशियली वो ज्यादा स्टेबल हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है टू डिप्लॉय द टेक्नोलॉजी टू अवॉइड दीज थिंग्स, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज जिनको फाइनेंशियली जरूरत है पैसे की, उनको एक फंड मिलना चाहिए बाय द डेवलप्ड कंट्रीज ताकि वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सके टू मिटिगेट द क्लाइमेट रिस्क। लेकिन यहां पे वो फंड डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाया ही नहीं, अगर बनाया तो उसमें पैसा नहीं डाला। ठीक है, तो ये एसिमेट्री की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और ये एसिमेट्री हमें देखने को कैसे मिलती है, ये कुछ डाटा आप रख सकते हैं, मेंस के आंसर में काम आ सकता है, एंड इवन प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 92% जो ग्लोबल एमिशंस हैं आज की डेट में, जो 92% ग्लोबल एमिशंस एग्जिस्ट करती हैं हमारी धरती पे, वो डेवलप्ड कंट्रीज की देन है। डेवलपिंग कंट्रीज में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही बहुत बाद में आई, तो बेचारों ने तब तक क्या ही एमिशन की होगी, और जब तक वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई वहां पे बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई विच वॉज लेस पोल्यूटिंग। सो फॉर दैट रीजन इट वॉज डेवलपिंग कंट्रीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो 92% एमिशंस डेवलप्ड कंट्रीज ने बनाई है। इसके बावजूद जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो वल्नरेबल कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर ज्यादा आता है। इसकी एग्जांपल देने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यहां पे V20 एक टर्म है, यूपीएससी में क्वेश्चंस आ जाते हैं। डर्टी डजन किस चीज को रेफर करता है, अगर आपको नहीं पता आज ही सर्च कीजिए डर्टी डजन क्या है। कॉफी क्लब ये क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, इनका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है। अगर नहीं पता सर्च कीजिए, दोबारा आ सकता है यूपीएससी में ये। ठीक है, वॉर की वजह से ये कॉफी क्लब दोबारा न्यूज में आ सकता है, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की वजह से कॉफी क्लब दोबारा आ सकता है क्वेश्चन। राइट, उसी तरह एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है V20, इसमें 58 वल्नरेबल कंट्रीज हैं।
ठीक है, जो क्लाइमेट का जिनके ऊपर ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है उनको जॉइंटली B20 कहते हैं। नाउ दीज कंट्रीज दे अकाउंट फॉर ओनली 5% ऑफ ग्लोबल एमिशंस। डेवलप कंट्रीज इतना कर रहे हैं, ये बेचारे गरीब देश ये सिर्फ 5% ग्लोबल एमिशन कर रहे हैं। लेकिन जो इनको कॉस्ट झेलनी पड़ती है ड्यू टू द वेगरीज ऑफ द क्लाइमेट, ड्यू टू दीज एक्सट्रीम वेदर सर्कमस्टांसेस, वो बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान में जो अभी फ्लड आया था जिसमें इंडिया ने भी मदद ऑफर की थी, उनको $30 बिलियन का नुकसान हुआ था। और पाकिस्तान की हैसियत के हिसाब से, एक डेवलपिंग कंट्री की हैसियत के हिसाब से ये बहुत ज्यादा है। सो दिस वॉज बिग इनजस्टिस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वहां के लोगों की कोई गलती नहीं है, राइट, उनका कोई दोष नहीं है, सरकारों का दोष रहता है और यहाँ पे लोग सफर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लाइमेट फाइनेंसिंग का एक मिसमैच, एक बहुत बड़ा खतरा और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है वो हमारे सामने ये एक मुद्दा प्रस्तुत किया गया है इस एडिटोरियल में। अब इसमें सेकेंडली जो बात की गई है वो बात की गई है कि अब इस मुद्दे को अगर हमने रिजॉल्व करना है, सो वी नीड टू अडेप्ट टू क्लाइमेट। क्लाइमेट अडेप्टेशन हमने करनी है। पिछले कुछ सेशंस में हमने बात की थी क्लाइमेट अडेप्टेशन और क्लाइमेट मिटिगेशन क्या है। आपका ये होमवर्क रहेगा कि इन दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता, प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, राइट इट डाउन इन योर नोट्स, राइट। अब क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए जो पैसा चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, दैट इज अराउंड दिस 100 यानी 150 से $350 बिलियन। एग्जैक्ट फिगर अगर नहीं याद होती है, एक ब्रॉड आइडिया बस चाहिए, क्योंकि ये आप मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं। एंड अगर अप्रोक्सीमेट फिगर भी आप देंगे तो एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड दैट यू बेसिकली नो द क्रक्स ऑफ दिस इशू, तो वहां पे एडेड एडवांटेज मिल जाती है। 150 से $350 बिलियन चाहिए 2030 तक। ये पर्टिकुलर पैसा डेवलपिंग कंट्रीज में फ्लो होना चाहिए, तब जाके वो बेसिकली क्लाइमेट अडेप्टेशन कर पाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि ये पैसा उनको मिल नहीं रहा, और इसी के साथ वहां पे दो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम के फिर से दो पहलू हैं। एक तरफ उनको फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से शिफ्ट अवे करना है, यानी कि कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा ये सारी चीजों को यूज ना करते हुए दे नीड टू इन्वेस्ट मनी इन रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। अगर हम आज की डेट में देखें, हमारा आज भी जो इंडिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर आज भी कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा के ऊपर डिपेंड करता है। अब इनको कहा जाए कि आप तुरंत के तुरंत रीन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो जाओ, दैट इज डिफिकल्ट। पैसा लगाना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। एक विंड मिल का प्लांट बनाने में यू कांट इवन इमेजिन कितना पैसा खर्च होता है। एक सोलर प्लांट बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये कर तो रहे हैं हम, लेकिन इसकी पेस थोड़ी ग्रेजुअल रहेगी, धीमे धीमे रहेगी, ठीक है। तो और इसमें कॉस्ट भी, इकोनॉमिक कॉस्ट भी आएगी। तो पहला बर्डन ये है। दूसरा बर्डन है कि जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो डिजास्टर्स हो रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान का भी हमने देखा, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हम पे पड़ रहा है। इंडिया के केस में भी जब हम Q2 GDP डाटा एनालाइज कर रहे थे पिछले सेशंस में, वहां पे हमने देखा था कि पिछले साल टू एंड ऑफ द मॉनसून में ज्यादा बारिश होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। सो व्हाट इज दैट? दैट इज द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी। ये दिक्कतें हो रही हैं। एक तरफ फंड्स नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ ये बोझ। इसी के साथ एक और बोझ हमारे ऊपर आ गया है, राइट। और वो बोझ क्या है? कोविड पैंडेमिक की वजह से जो पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, नंबर 1 वो। नंबर 2, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से पूरी दुनिया में जो ऑयल क्राइसिस चल रहे हैं और उसकी वजह से जो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रही है। नंबर 2 ये प्रॉब्लम। और नंबर 3, इंडिया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे सॉवरेन डेट अभी ठीक लेवल पे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो कुछ दूसरे कंट्रीज हैं वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो सॉवरेन डेट, श्रीलंका का केस आपको मालूम है, बांग्लादेश का हमने अभी रिसेंटली कवर किया, IMF से $4.5 बिलियन का लोन लेना पड़ रहा है उसको, ठीक है। श्रीलंका को भी यही करना पड़ रहा है, पाकिस्तान की भी यही दिक्कत है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत परेशान कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग द क्लाइमेट, ठीक है, फाइनेंसिंग द क्लाइमेट अडेप्टेशन। और जितना पैसा उनको मिलना चाहिए उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा मिल रहा है, सिर्फ 1/3। अब इस 1/3 हिस्से, ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ने ये कमिटमेंट की थी 2009 में कि हम $100 बिलियन का एक फंड बनाएंगे जो कि यूज किया जाएगा टू अडेप्ट टू क्लाइमेट। लेकिन ये प्रॉमिस फुलफिल हुआ ही नहीं। इसके बारे में बातचीत हुई, लेकिन इसमें पैसा नहीं डाला गया, राइट। तो ये अनमेट प्रॉमिस है। COP27 जो अभी रिसेंटली हुई, वहां पे इस मुद्दे को दोबारा उठाया गया और वहां पे क्या किया गया कि इसके ऊपर कुछ सब्सटैंशियल एक्शन ना लेते हुए एक और चीज इंट्रोड्यूस कर दी गई, लॉस एंड डैमेज फंड।
हमने कुछ लेक्चर्स पहले इसको भी डिस्कस किया था, अगर आपको नहीं पता तो ब्रीफली मैं इतना बता दूं दैट लॉस एंड डैमेज फंड बेसिकली वो फंड है जिसमें पैसा डाला जाएगा और ये पैसा उन चीजों को ठीक करने के लिए यूज किया जाएगा जो ना क्लाइमेट अडेप्टेशन से ठीक की जा सकती हैं ना ही मिटिगेशन से। कहने का मतलब कि जब क्लाइमेट चेंज होता है कुछ इररिपेरेबल डैमेज भी होगा आपके देश में, कुछ नेचर को इररिपेरेबल डैमेज होगा, उस डैमेज की इकोनॉमिक कॉस्ट झेलनी पड़ेगी। तो वो इकोनॉमिक कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए ये फंड बनाया गया, ठीक है। और यहां पे पर्टिकुलरली जो बेनिफिशियरी कंट्रीज रहेंगी वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इसकी रहेंगी। अब यूएसए सबसे बड़ा एडवोकेट था, यूएसए ने सबसे ज्यादा बात की, लेकिन यूएसए ने किया क्या, इसके अंदर पैसा नहीं डाला, सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। बातें बहुत की लेकिन सपोर्ट नहीं किया। तो बेसिकली क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए हमें पैसा चाहिए जिसका 1/3 हिस्सा मिल रहा है। हमें पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि ये इशू डील करना है और ये इशू भी डील करना है, राइट। इस पैसे को देने के लिए ये प्रॉमिस किया गया था जो फुलफिल नहीं हुआ। ऑल्टरनेटली ये डेवलपमेंट हुई COP27 में, लेकिन इसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि इसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, डेवलप्ड कंट्रीज पैसा डाल ही नहीं रहे। सो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। अब जब सरकारें, ठीक है, ये जितनी बात हमने की ये सरकारों की बात की कि इसमें जो पैसा डालें डेवलप्ड कंट्रीज की सरकारें डालेंगी तब जाके फायदा होगा। अब आप सब जानते हैं कि जहां पे सरकार काम नहीं कर पाती वहां पिक्चर में आता है प्राइवेट सेक्टर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दे आर ड्रिवन बाय प्रॉफिट्स, दे आर ड्रिवन बाय प्रॉफिट मोटिव। जहां पे उनको दिखेगा कि मैंने जो इन्वेस्ट किया पैसा उससे मुझे भी फायदा होगा, वो लोग वहीं पे डालेंगे। दैट इज हाउ द प्राइवेट सेक्टर वर्क्स। लेस फेयर इकोनॉमी इसी को कहते हैं, राइट। या तो प्रॉफिट हो या फिर आपको कानून बनाना पड़ेगा, रेगुलेशंस बनानी पड़ेंगी जहां पे उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होगी टू पुट देयर मनी इनटू द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ग्रीन सेक्टर्स, ग्रीन इकोनॉमी सेक्टर्स। इसकी एग्जांपल ग्रीन तो नहीं लेकिन CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एग्जांपल है जहां पे रेगुलेशन को यूज करते हुए प्राइवेट सेक्टर का पैसा उस जगह पे सोशल वेलफेयर के लिए डाला जाता है। तो या तो प्रॉफिट हो या फिर रेगुलेशन या एक कानून पास किया जाए, ठीक है। इस कानून की मदद से भी जो कैपिटल यानी कि जो पैसा है प्राइवेट सेक्टर का उसको शिफ्ट किया जा सकता है टुवर्ड्स द ग्रीन सेक्टर। लेकिन क्या स्पीड रहेगी इस पैसे की टू शिफ्ट टू द ग्रीन सेक्टर, टू इन्वेस्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, वो अगेन डिपेंड करेगा कि इस पैसे के बदले में प्राइवेट सेक्टर को क्या प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि जो रेगुलेशन है टू सम एक्सटेंट पुश कर सकती है प्राइवेट सेक्टर को, असल में जब तक उनको फायदा नहीं दिखेगा तब तक ये रेगुलेशन भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, राइट। तो इस चीज को समझते हुए सरकारों को यह समझ लग गया दैट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन क्लाइमेट एक्शंस एंड टैक्स पॉलिसी। यानी कि क्लाइमेट को मिटिगेट करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं और जो हम टैक्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें एक तालमेल अगर हम बनाए तो हम प्राइवेट सेक्टर का पैसा जो हमें पब्लिक सेक्टर से नहीं मिल रहा क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। इसी को समझते हुए यह माना जाता है कि टैक्स इंसेंटिव अगर दिए जाएंगे कंपनीज को, यानी कि अगर कोई कंपनी अपना पैसा रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में डाले या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करे जो ग्लोबल एमिशन को कम कर रहा है या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिससे कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन हो सकती है। अगर आपको कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब नहीं पता तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको फाइंड आउट कीजिए। दिस इज हाउ यू स्पेल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, ये सर्च कर लेना, राइट। तो टैक्स इंसेंटिव देना पड़ेगा। अगर उस पैसे को इन्वेस्ट करने से जो उस कंपनी के प्रॉफिट्स पे टैक्स लगता है अगर वो सरकार कम करती है तो वहां कंपनी का मुनाफा है, तो सरकार भी खुश, कंपनी भी खुश और क्लाइमेट का भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन दिया गया है। इस प्रॉब्लम को समझते हुए ये सोल्यूशन एडिटोरियल में प्रेजेंट किया गया था और इसको आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बुरे वक्त में ये सब्जेक्टिविटी भी काम आ जाती है, ठीक है। अब इसी के साथ जब कंक्लूजन की बात की तो इस एडिटोरियल में इंडिया के रिगार्डिंग कुछ बातें की गई। इसमें यह कहा गया कि इंडिया सबसे पहले तो जो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है ना उसके अगेंस्ट है। अब ये प्रेशर क्या है? ये प्रेशर बेसिकली ये है कि डेवलप कंट्रीज कह रहे हैं कि अगर हमने नेट कार्बन जीरो इकोनॉमी बनना है, एक कार्बन न्यूट्रल दुनिया बनना है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे शुड नॉट एक्सेस देयर फॉसिल फ्यूल्स, कि जो हमारा कोल है हम अभी भी उसको माइन करके यूज कर सकते हैं,
बट वी शुड नॉट डू इट, क्योंकि अगर हम उसको माइन करके यूज करेंगे CO2 प्रोड्यूस होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, प्रॉब्लम होगी पूरी दुनिया को। वो कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं करना चाहिए, बट ऑन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम वो क्लाइमेट फाइनेंस भी नहीं कर रहे। भैया अगर हम कोल नहीं निकाल सकते तो आप कुछ फाइनेंसिंग कर दो ना, जिससे हम रीन्यूएबल एनर्जी बना लें, लेकिन वो भी नहीं करनी। और उनको क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनसे हुई थी, जो 92% इमिशंस है वो उनकी देन है, इसलिए उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट वो ये करने को राजी नहीं है। अब डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ये प्रेशर बनेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंपैक्ट होगी, राइट? तो इंडिया इस चीज के अगेंस्ट है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज भी बड़े शाने हैं, वो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपनी जो पॉलिसी बनाते हो, आप तो बिल्कुल भी नियत नहीं दिखाते कि कम करना भी चाहते हो। आपने अपनी पॉलिसी में टर्म यूज की फेजिंग डाउन ऑफ कोल, ठीक है, रादर देन एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ कोल, फेजिंग डाउन ऑफ कोल। तो इंडिया ने इसके जवाब में लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ये एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में इन्होंने जस्टिफाई किया कि हम कोल को किस तरीके से फेज डाउन करेंगे, और ये दिखाया कि हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस और क्लाइमेट फंड्स की, हम एक्चुअली एक रोड मैप बनाते हैं जिसको फॉलो करते करते हम धीरे धीरे, स्लोली बट स्टेडीली, वी विल अचीव द नेट जीरो टारगेट। यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में एब्जॉर्ब भी कर ली जाएगी, राइट? लेकिन प्रॉब्लम रहेगी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, पुरानी कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में घूम रही है, ठीक है। खैर उसके लिए भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो ये पर्टिकुलर जवाब इंडिया का दिया था। अब एडिटोरियल में ये भी सजेशन दी गई कि इंडिया G20 का इस वक्त प्रेसिडेंट है। COP में जितनी भी चीजें चल रही हैं, COP 21 से लेकर COP 27 तक, हमें यही देखने को मिला है कि डेवलप्ड कंट्रीज की बेसिकली नीयत इतनी साफ नहीं है रिलेटेड विद क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इंडिया को यहां पे ध्यान से चलने की जरूरत है। इंडिया कहता है कि मैं डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज बनूंगा, ग्लोबल साउथ की आवाज बनूंगा। तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो हमारा ये मानना है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लाइमेट फाइनेंस के प्रॉमिस के बदले इस प्रिंसिपल को हमने नहीं छोड़ना। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसका मतलब यह है कि क्लाइमेट चेंज और दुनिया को बचाने के प्रति सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉमन, बट डिफरेंशिएशन यानी कि जो डिफरेंस है वो आता है पैसे खर्चने के बारे में, राइट? यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्यादा पोल्यूशन की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी ज्यादा है, और डेवलपिंग कंट्रीज उनकी भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन रिलेटिवली कम। सो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज की बनती है। हिस्टोरिकली उन्होंने एक तो डेवलपिंग कंट्रीज को कोलोनलाइज किया, एक्सप्लॉइट किया, पोल्यूट किया, राइट? और अब कह रहे हैं फाइनेंस भी नहीं देंगे, तो दैट इज इनजस्टिस, ठीक है। तो ये बातें की गई हैं। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के बेसिस पे यूपीएससी में कुछ इस प्रकार का सवाल आ सकता है। मैं इंकरेज करूंगा कि इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। अब हम करते हैं मेंस आंसर, ठीक है। एक मेंस आंसर को सॉल्व करते हैं। हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था कुछ लेक्चर्स पहले, कुछ सेशंस पहले, ठीक है। तो आपसे सजेस्ट करूंगा कि इन सेशंस को जरूर देखिएगा। डेली के डेली सुबह 10 बजे हम लाइव होते हैं, और उसके बेसिस पे आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बोथ ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो इस क्वेश्चन में था, क्लाइमेट चेंज हैज ब्रॉट एग्जिस्टेंशियल पेरिल टू द प्लैनेट and Arctic region is among the most affected, outpacing trend from the rest of the world, elucidate। तो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए we have to understand the demand of the question। अब किसी चीज की डिमांड कैसे पता लगती है? कुछ कीवर्ड से। यहां पे भी, इस क्वेश्चन में भी कुछ कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले तो कीवर्ड देख लो, elucidate, यानी कि डायरेक्टिव जो यहां पे दिया गया है वो elucidate है। elucidate का मतलब होता है कि आपने इसको बेसिकली एक तो एक्सपैंड करना है, जो स्टेटमेंट है उसको फर्दर एक्सप्लेन करना है कि ये चीज कैसे हो रही है। इसी के साथ साथ सब्सटैंशिएट भी करना है। सब्सटैंशिएट का मतलब होता है कि आपको एग्जाम्पल्स या फिर कुछ डाटा देना है अपनी आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, राइट? तो अब सपोर्ट क्या करना है, एक्सपैंड क्या करना है, ये भी देख लेते हैं। यहां पे क्लाइमेट चेंज इज द कीवर्ड, पेरिल टू द प्लैनेट, राइट? आपको मैंने बताया था पेरिल का मतलब ढूंढना चाहिए आपको, ठीक है। पेरिल टू द प्लैनेट एंड आर्कटिक रीजन is the most affected, outpacing the rest of the world। तो इन कीवर्ड्स को समझते हुए हमें यह चीज समझ लगी है कि सबसे पहले हमने बताना है कि जो क्लाइमेट चेंज है, why is it the existential peril to the planet, ये चीज बतानी जरूरी है, राइट? और दूसरी चीज हमने फिर एक्सप्लेन करनी है
कि पूरे प्लेनेट के लिए एग्जिस्टेंशियल खतरा तो है, लेकिन आर्कटिक रीजन ज्यादा कैसे इफेक्ट हो रहा है, राइट? और ये बाकी दुनिया से ज्यादा खतरनाक इफेक्ट्स को क्यों झेल रहा है, ये हमने बताना है। तो हमारी जो मेन बॉडी रहेगी वो आर्कटिक के ऊपर फोकस करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया का हम फैक्टर नहीं बताएंगे कि पूरी दुनिया को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, राइट? और एक कंक्लूजन देनी है। तो इन कीवर्ड्स को समझते हुए हम अपने आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में वी कैन जस्ट टेल कि किस तरीके से क्लाइमेट पूरी दुनिया को इंपैक्ट कर रहा है। अगर आपके पास कोई डाटा हो इसको सपोर्ट करने के लिए तो इंट्रोडक्शन में डाला जा सकता है, बट इट इज जनरली रिकमेंडेड कि आपकी इंट्रोडक्शन जितनी ब्रीफ होगी उतना अच्छा है, क्योंकि मेन बॉडी के लिए यू शुड हैव मोर मटेरियल। मेन बॉडी पे जब हम आएंगे वहां पे हम बताएंगे कि आर्कटिक के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा क्यों है, इसके रीजंस क्या हैं और इसका एविडेंस क्या है, ठीक है? और इसी के साथ फिर हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन देखो फ्रेंड्स 2 तरह की होती है। एक तो आप जस्ट समराइज कर सकते हैं अपने आंसर को, लेकिन यूपीएससी एग्जामिनर ना वो इतना खुश नहीं होता इस चीज से। इस चीज का एक बेटर तरीका होता है कि आप कंक्लूजन में एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस करो, ठीक है? एक थॉट प्रोवोकिंग आइडिया के साथ आप इंट्रोड्यूस करो जो आपके बाकी के आंसर से थोड़ा सा अलग है, राइट? तो वहां पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब यहां पे जिन लोगों ने इसको खुद से प्रैक्टिस किया वो कुछ खड्डे हैं, ठीक है, पिटफॉल्स हैं, कुछ ट्रैप्स हैं जिसमें वो फंस सकते हैं। उनसे पहली गलती हो सकती है कि वो बहुत ही लेंथी इंट्रोडक्शन दे देंगे कि 150 शब्दों में से 75 वर्ड सिर्फ इंट्रोडक्शन पे जा रहे हैं, राइट? उसका कोई फायदा नहीं। आपका मेन बॉडी के लिए कम रहा कंटेंट, कंक्लूजन के लिए भी कम रहा, ठीक है? दूसरा, आपने आर्कटिक के ऊपर फोकस ना करते हुए क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया को कैसे इंपैक्ट कर रहा है वो पूरी रामकथा बता दी। ये भी गलत है। हमने आर्कटिक का बताना है पर्टिकुलरली, क्वेश्चन ने जो पूछा ना वही लिखना है, वो नहीं लिखना जो हमें आता है। तीसरी गलती हो सकती है कि कुछ लोग सिर्फ आर्कटिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बाकी दुनिया को भूल गए, ठीक है? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से ज्यादा ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है? आर्कटिक को अगर कवर कर रहे हो लेकिन पूरी दुनिया को भूल गए, गलत ये भी है, लेकिन इसका नुकसान कम है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, ठीक है? तो दोनों से बचने की जरूरत है। और कंक्लूजन में आप अपने अगर आंसर को समराइज कर रहे हो तो वो भी इतनी अच्छी कंक्लूजन नहीं होती। कंक्लूजन में एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव अगर हम ऐड करते हैं सो दैट टेल्स योर इंटेलेक्चुअल डेप्थ, ठीक है? तो लेट अस सी के इसका आंसर क्या हो सकता था। इंट्रोडक्शन में आप बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन दे सकते थे कि क्लाइमेट चेंज हैज बीन ग्रेव प्रॉब्लम फॉर द एंटायर वर्ल्ड, जो क्वेश्चन ने कहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लीडिंग टू पुअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, हायर सी सरफेस टेम्परेचर एटसेट्रा पोजेस एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर मैनकाइंड। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये चीज आप जस्टिफाई कर रहे हो और आपने वो प्रोसेसेस बता दिए जिसकी वजह से ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। जो रेड वर्ड्स हैं ये बेसिकली वो प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए खतरा है, पेरिल टू द प्लैनेट। और इसमें मैं एक ये भी चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्वेश्चंस में ही दिए गए वर्ड्स यूज करते हैं ना तो एग्जामिनर को फील होता है कि यू आर एक्चुअली आंसरिंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है? तो इट पोजेस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर मैनकाइंड, ठीक है? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पोजेस हैज ब्रॉट एग्जिस्टेंशियल पेरिल टू द प्लैनेट, ठीक है? ये भी लिख सकते थे। वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्वेश्चन के अगर वर्ड्स आंसर में थोड़े थोड़े आ जाएं तो थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है, एग्जामिनर के सबकॉन्शियस में वो इंपैक्ट पड़ता है। ये इंट्रोडक्शन करने के बाद नाउ यू नीड टू गो टू मेन बॉडी। मेन बॉडी आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैक्सिमम मार्क्स एलोकेट होते हैं वो मेन बॉडी को होते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि इंपैक्ट ऑन आर्कटिक, ठीक है? अब आप आर्कटिक के ऊपर आएंगे, यहां पे आप बताएंगे दैट द इंपैक्ट ऑन आर्कटिक हाउएवर इज ट्वाइस एज मच एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ट्वाइस एज मच इसको अंडरलाइन करना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको भी अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट यू विल टेल दैट इट इज एविडेंट फ्रॉम रीसेंट डेटा ऑफ एनुअल आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर सिर्फ एनुअल आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड लिख दोगे ये भी चलेगा, और अगर ये नहीं याद, ठीक है, सिर्फ इतना लिख देते हो बात तब भी बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपना सोर्स बता देते हो ना डाटा का, और ये डाटा एक तो न्यूज में आती रहेंगी, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रिपोर्ट्स होंगे और इकोनॉमिक सर्वे होगा, ये चीजें कोट कर सकते हैं। और इसमें आप 3 पॉइंट्स बता रहे हैं मेन, ठीक है? हमने ज्यादा पॉइंट्स डिस्कस किए थे लेकिन अपने वर्ड लिमिट के हिसाब से यू कैन चूज विच पॉइंट्स टू एम्फसाइज अपॉन, राइट? तो इसमें आप ये पॉइंट्स बता सकते हैं दैट आर्कटिक इज वार्मिंग
twice as much as compared to rest of the world. Year 2021-22 recorded 6th highest annual air temperature since 1900. ये आपने substantiate कर दिया, expand कर दिया, elucidate कर दिया और example भी दे दी. दूसरे में it has witnessed higher frequency of extreme weather events and this is evident from the fact that 2021-22 वाला साल was the third wettest year in Arctic since past 72 years. ठीक है, यहां पे भी आपने एग्जाम्पल और सब्सटैंशिएट कर दिया. तो दुगनी गति से वार्म हो रहा है, ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं और मीन सी सरफेस टेम्परेचर भी ज्यादा वार्म है. 3 फैक्टर्स आपने बता दिए और तीनों को सब्सटैंशिएट कर दिया और एक रिपोर्ट का नाम दे दिया कि इस रिपोर्ट के बेसिस पे, रिपोर्ट के आधार पे कह रहे हैं, बिकॉज वी आर IAS ऑफिसर्स. हम आम जनता की तरह बस गप्पे नहीं मारते, हमारी बातों का एक आधार होता है एंड दैट इज व्हाट द एग्जामिनर वांट्स. तो ये चीज आप इस तरीके से लिख सकते हैं. ये लिखने के बाद एक अगर स्पेस बचे आंसर की तो आप कुछ एडिशनल एक आधा पॉइंट और लिख सकते हैं एंड देन यू नीड टू कंक्लूड. अब कंक्लूजन में एक तो बस ऐसे ये लिख सकते हो कि बेस्ड ऑन द अबव फैक्टर्स आर्कटिक इज ट्वाइस एज मच एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे लिख सकते हैं. लेकिन व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसमें ये चीज मेंशन कीजिए कि पोलर क्लाइमेट और जो ओशंस अराउंड आर्कटिक हैं, दे प्ले क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द ग्लोबल हीट बैलेंस एंड प्रिवेंटिंग द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, ग्लोबल हीट बैलेंस में पोलर क्लाइमेट और आर्कटिक रीजन के इर्द गिर्द जो ओशंस हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दिस इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम द मेन बॉडी. आर्कटिक दुगनी गति से इंपैक्ट हो रहा है ये बता दिया. अब आप कह रहे हो कि आर्कटिक के आसपास के रीजन क्लाइमेट चेंज पे इंपैक्ट डालते हैं, राइट? द स्टार्क क्लाइमेटिक एनोमलीज इन आर्कटिक देयरफॉर नीड्स टू बी स्टडीड एंड एड्रेस टाइमली. सोल्यूशन की बात कर दी. सोल्यूशन पूछा था क्वेश्चन में? नहीं, लेकिन कंक्लूजन में एक ब्रीफ लाइन डाल दी. तो यहां से पता लगता है दैट यू आर अ पॉजिटिव पर्सन. आप सोल्यूशंस की बात करोगे, प्रॉब्लम्स बता दी, सोल्यूशन भी ऐड कर दी. सोल्यूशन क्वेश्चन में नहीं पूछी थी, बट इट इज एन ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव, राइट? और फिर एग्जाम्पल भी दे दी कि स्टेप्स लाइक रीसेंट रिलीज ऑफ स्वॉट सैटेलाइट, जिसको हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, कैन गो अ लॉन्ग वे in understanding the dynamics involved in climate change and help avert the existential crisis posed by them, या फिर help avert the existential peril posed by them. ठीक है, इस तरह से आंसर लिखना है, as simple as that, provided वो बातें पता हो कि क्या लिखनी है. और वो बातें कहां से पता लगती हैं? एडिटोरियल एनालिसिस से. and which is the not best but relatively better newspaper for editorial analysis? Indian Express, राइट? और जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कीप रीडिंग दैट. ऐसा नहीं है दैट यू नीड टू हैव बायस विद इंडियन एक्सप्रेस. ये अगर नहीं पढ़ा जाता, जस्ट वॉच दीज वीडियोस. जितना हम कवर करेंगे दैट विल रियली ऐड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. आज के लेक्चर में इतना ही. और फ्रेंड्स, जो मेंस की एक्सरसाइज कर रहे हैं ना लोग, उनको मैं ये बता दूं कि इसका फायदा तभी है अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करें. और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए यू नीड टू गेट इनटू अ वेरी गुड डिसिप्लिन एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल दोस पीपल जिन्होंने एनरोल कर लिया है SIP प्रोग्राम में. ठीक है, टुमारो क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट, राइट? तो पूरे जोश में इस क्लास को स्टार्ट करेंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सब भी फील अभी से कर पा रहे हो कि आपके प्रीलिम्स की जर्नी में आप प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, अपने IAS के ख्वाब को पूरा करने के कई कदम आगे बढ़ चुके हो, राइट? और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं और उनको क्लैरिटी नहीं है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इफ यू वांट टू स्टार्ट, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स. मेक अ गुड प्रोग्रेस अहेड, गिव योर प्रिपरेशन द राइट डायरेक्शन, momentum, strategy with right mentors, right? तो this course can really benefit you. So links आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आप CS Live कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और ये डिस्काउंट लिमिटेड पीरियड के लिए है. तो आप इसका जितना फायदा अभी ले लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, राइट? और जो लोग एनरोल कर चुके हैं, सी यू टुमारो फ्रेंड्स. यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय दिस प्रोसेस और प्रीलिम्स भी डेफिनेटली आपका क्लियर होगा. और सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम. लॉट्स ऑफ प्रेयर्स कि आपकी सिलेक्शन हो. आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं. थैंक यू सो मच. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.